तो चलिए आज हम एल्केन की प्रिपरेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जीओसी से होनी चाहिए, बट मैं इस समय एल्केन से ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जीओसी बेसिकली आप कहीं से पढ़ सकते हैं, बट एल्केन में आपको थोड़ा अलग तरीके से मैकेनिज़्म के साथ हर एक रिएक्शन समझाते हुए पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको जेई, नीट, बोर्ड्स, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से मदद मिलनी तय है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्केन की प्रिपरेशन में जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। सीईआरटी बोलता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो मेन सोर्स होते हैं एल्केन के। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ एक और बात मैं पहले बता दूं, ये जो लेक्चर है ये हिंदी माध्यम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए इक्वली या बराबर तौर पे यूज़फुल या इम्पोर्टेंट या उपयोगी है। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं। मैंने पहले से स्लाइड को प्रिपेयर करके रखा हुआ आपके लिए, ताकि आपको मदद हो जाए और मेरे को भी कम समय में आपको अधिक समय चीज़ों को समझाने में मदद मिले। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन की प्रिपरेशन देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से इसकी जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, या हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें जो रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, यानी जो अभिक्रमक या उत्प्रेरक यूज़ होता है, इस केस में उत्प्रेरक कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ होता है, जो कि मेटल होते हैं। 3 मेटल का एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। ये 3 मेटल जो हैं वो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल हैं, जिसमें प्लेटिनम और पैलेडियम जो होते हैं वो इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्ट करवा देते हैं, पर जो निकल होता है उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो है और हाई प्रेशर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो निकल होता है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत जल्दी कर देता है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन निकल इतना तेज़ी से नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हम निकल का यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। मैकेनिज़्म या क्रियाविधि समझते हैं। इसकी जो मैकेनिज़्म वो एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड है, यानी अधिशोषण पे बेस्ड है H2 गैस की। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो आपका मेटल या धातु होती है, इसकी जो सरफेस पर H2 गैस जब आता है तो इसके बीच का H और H बॉन्ड जो है वह एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो बॉन्ड जो होता है वो टूटने के कगार पे आ जाता है। इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो बॉन्ड टूटने के कगार पे आ जाते हैं एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण होते ही। और तो जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया, यानी फ्री रेडिकल हम नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। ये फ्री होते ही कार्बन पे अटैक कर देता है। फ्री हुआ, इस कार्बन पे अटैक किया, ये वाला फ्री हुआ, इस कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एक कार्बन पे हमें मैक्सिमम 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम या एल्केन का बेसिकली फॉर्मेशन, 3 नहीं मतलब 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर R ग्रुप भी कुछ भी हो सकता है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेटल सरफेस एक्टिवेट, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेटल सरफेस एक्टिवेट हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी मेटल सरफेस जो होता है वो जो धातु की जो सरफेस होती है वो हाइड्रोजन आबंध को सक्रिय करती है। अब पहले तो हमें ये तो सबको पता होगा ना भाई कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे या तो ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो, या तो ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, अब हम देखते हैं इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आप H और H को लें, इस प्रकार से H और H को लें और यहाँ पर एक H इधर दे दें, एक बॉन्ड तोड़ें, H और H इधर दे दें, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़े, H और H इधर दे दिए, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़े, H और H को इधर दे दिए, एक बॉन्ड तोड़े, H और H को इधर दे दिए, 2 H इधर 2 H इधर, क्योंकि एल्कीन है, एल्केन से एल्कीन बनाने में 1 मोल H2 का यूज होगा और एल्काइन से एल्केन बनाने में 2 मोल H2 का यूज होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डू का मतलब ध्यान रखिएगा सेम रिएजेंट, यानी जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वही यहाँ पे, तो हम सीधे डू लिख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसे काट दिया। देखिए यहाँ पे हमने एक गलती किया है, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे। ये हमने लिया H और H से इधर तोड़ दिया,
H और H से इधर तोड़ दिया, यहाँ पर CH2 बना और यहाँ पे CH2 बन गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर D2 यूज़ हुआ है। D2 का मतलब हाइड्रोजन का एक ये आइसोटोप है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम जो यूज़ हुआ है ये D और D में टूट जाएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो रिएक्शन होती है वह सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड में ही जो हाइड्रोजन होता है जुड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन है ये सेम साइड से ही कार्बन से अटैक कर रहा है, सेम साइड से ही कार्बन से अटैक कर रहा है, तो सेम साइड से ही ना जुड़ेगा। तो ये रीज़न है इसके पीछे। यहाँ पे D2 है, ड्यूटेरियम जोड़ देंगे। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एल्काइल हैलाइड से किया जाता है। जिंक और HCl ZnHCl का के साथ किया जाता है। इसको रिडक्शन कहते हैं या इसको अपचयन कहते हैं। इसमें जो क्या किया जाता है, इसमें CH3Cl जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सीधे H को हम लगा देते हैं। सीधे यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो, यानी Cl हटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, Cl हटा हाइड्रोजन जुड़ा, Cl हटा हाइड्रोजन जुड़ गया। सीधे से रिएक्शन है, बड़ा प्यारा रिएक्शन है। इसमें जो जिंक होता है वो Zn+2 के फॉर्म में होता है, Cl- के साथ आता है और Cl- के साथ आते ही ZnCl2 का ये फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Cl हटाए H लगाए, Cl हटाए H लगाए, Cl हटाए H लगाए। अब दूसरा जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन की, वो वोल्ज रिएक्शन है, यानी वोल्ज अभिक्रिया। ये जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा चलता है, यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि इसमें होती है। रिएजेंट इसमें जो होता है वो सोडियम और ड्राई ईथर होते हैं, यानी सोडियम और शुष्क ईथर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें खाली इवन नंबर ऑफ एल्केन बनता है, यानी यहाँ पर मीथेन, प्रोपेन, इन सब की प्रिपरेशन करना असंभव है। सेम आगे भी एक कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमें रिएक्शन दिखेगा, उसमें भी इवन नंबर ऑफ एल्केन बनता है, उसमें भी मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन ये बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। सीधी सी रिएक्शन है। 2 मोल, इसमें 2 मोल हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड का, 2 मोल लिए और इसे उलाट के लिख देंगे। एक CH3Br ऐसे लिखे तो एक उलाट के लिख दिए, Br2 निकाल देंगे। हालांकि Br2 हम निकालते हैं बनता NaBr है, लेकिन Br2 डायरेक्ट मेथड के लिए Br2 निकाल देंगे। ये वाला CH3 इसके साथ जोड़ देंगे, CH3 बॉन्ड बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने ब्रोमोप्रोपेन लिया हुआ है 2 मोल यहाँ पर हमने ब्रोमोप्रोपेन लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन निकाला, CH2 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। इसकी जो मैकेनिज़्म होती है फ्री रेडिकल होती है, यानी मुक्त मूलक का सिद्धांत पर बेस्ड होती है। देखिए सबसे पहले इसमें जो सोडियम होता है हीट किया गया, भैया रिएक्शन को हीट ही किया जाएगा, तो जो सोडियम है और RX है यानी अल्काइल हैलाइड है, दोनों ही गर्म होंगे तो सोडियम जो होगा वो Na+ और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। RX भी हुआ तो इसमें होमोलिसिस हो जाएगी। यहाँ इस केस में यहाँ पर हमें होमोलिसिस देखने को, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो एक R रेडिकल बना, एक X रेडिकल बना, यानी एक R मुक्त मूलक बना, एक X मुक्त मूलक बना। अब ये जो X मुक्त मूलक है यानी X हैलाइड रेडिकल है, इसमें ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ये इससे आके जुड़ के X- बना देगा, फिर वही सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और इस X- के साथ रिएक्शन करके NaX बना देगा, यानी सोडियम हैलाइड बना देगा, जो कि हमने यहाँ NaBr के तौर पर देखा। अब R रेडिकल जो बना है ये 2 केस, ये इसका जो रिएक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। अगर 1 डिग्री RX या 2 डिग्री RX है तो रिएक्शन एक तरह से होगा, और अगर 3 डिग्री RX है तो रिएक्शन अलग तरीके से होगा। अगर 1 डिग्री RX है तो कॉम्बिनेशन यानी संयोजन की प्रक्रिया चलती है, और 3 डिग्री RX है तो अनुपातनहीनता यानी डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन चलती है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों एक साथ होता है। तो कॉम्बिनेशन के केस में सीधी सी बात है, CH3R रेडिकल बना था, एक और R रेडिकल बना, ये दोनों R रेडिकल आपस में जुड़ गए, वह CH3R बन गया। लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन के केस में अगर हम देखने चाहें तो डिसप्रपोर्शनेशन के केस में, रुकिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो मान लीजिए CH3R रेडिकल बना, लेकिन इसका जो दूसरा मोल था वो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, ये R
CH3 था, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे CH3 CH2R। ये जो R रेडिकल था, ये CH3 को हम इस तरह से लिख दिए CH2H, कोई दिक्कत है नहीं लिखने में। एक H रेडिकल यहाँ बन गया, एक CH2 रेडिकल यहाँ बन गया, ये और ये मिल के बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिए, और ये वाला जो H रेडिकल है ये इस R रेडिकल के साथ जुड़ गया, ये इस R रेडिकल के साथ जुड़ गया, तो CH3RH बना लिया, और ये जो आपस में जुड़े थे ये मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री RX में कॉम्बिनेशन यानी संयोजन मेजर या मुख्य होता है। 3 डिग्री RX में जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है यानी अनुपातनहीनता मेजर होती है। 3 एग्जाम्पल से समझेंगे, पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल 1 डिग्री RX का है। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसे टूटा, एक ये बॉन्ड ऐसे टूटा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, ये 2 मोल है, तो एक इस तरह से हुआ, एक फ्री रेडिकल इस तरह से बना, ये दोनों आपस में जुड़ा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 कार्बन की एल्काइल हैलाइड थी, 6 कार्बन का एल्केन में तब्दील हो गई। सेम 2 डिग्री के भी केस में है, 2 मोल लिया, 2 मोल लिया है हमने, और ये वाला ऐसे टूटा, ये वाला ऐसे टूटा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, दोनों फ्री रेडिकल एक हमने इस तरह से लिख दिया, एक हम इस तरह से उल्टा करके लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए। अब 3 डिग्री वाला केस इंपॉर्टेंट है। देखिए बनेगा तो तीनों में ही हमारा दोनों प्रोडक्ट, यानी बनेगा तीनों में ही हमारा संयोजन भी होगा, अनुपातनहीनता यानी कॉम्बिनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन तीनों में होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बट हमारा जो 1 डिग्री और 2 डिग्री है इसमें मेजर हमारा कॉम्बिनेशन होगा, बट 3 डिग्री में मेजर हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन को समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि मान लीजिए हमारा ये ऐसे फ्री रेडिकल बना, ये ऐसे टूटा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ। अब ये 2 मोल है, तो 2 मोल है तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ये बना, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, इस वजह से डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ लिखे, यहाँ पे H जुड़ा ही होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये HH, ये ऐसे बना, ये H इसके साथ रिएक्शन किया और ये इसके साथ किया, तो यहाँ पर एल्कीन बन गया, और यहाँ पर एक 2 डिग्री, यहाँ पर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और एक हमारा एल्केन बन गया। यानी अगर सीधे से अगर 3 डिग्री RX, वैसे तो बहुत ही रेयर चांस है वोल्ट्स रिएक्शन में 3 डिग्री RX के साथ पूछे, बट अगर दिखे भी तो सीधी सी बात है 3 डिग्री RX में एल्कीन जो होगा वो हमारा मेजर होता है। अब NCERT के एक क्वेश्चन में मिक्स हैलाइड का केस पूछा, यानी असमान हैलाइड, यानी 2 अलग तरह के हैलाइड को यदि आपस में 1-1 मोल लेकर के रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, 2-2 मोल लेकर के रिएक्शन कराया जाए, आपस में मिला दिया गया, वोल्ट्स रिएक्शन करा के गर्म कर दिया गया सोल्यूशन सोडियम डाइहाइड्रेट, तो रिएक्शन तो होगा। तो ये जो R रेडिकल है, ये R1 रेडिकल यहाँ बना, यहाँ पे R2 रेडिकल बना, R2 रेडिकल बना, हो सके ये R रेडिकल आपस में ही रिएक्ट करके R1 बना दे, हो सके ये आपस में ही रिएक्ट करके R2 बना दे, हो सके ये दोनों आपस में ही रिएक्ट करके R1 बना दे। वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख के समझ सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर 3 सवाल मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन पे क्लोरीन है, तो ये ऐसे टूटा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, दोनों फ्री रेडिकल को जोड़े, यहाँ पे ऐसे बन गया। ये थोड़ा सा अलग केस है, 2 ठे हम समझ ले रहे हैं इसे। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन यानी अगल बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो भैया टूटेगा तो फ्री रेडिकल तो दोनों ही, तो एक रेडिकल यहाँ बना, एक रेडिकल यहाँ बना, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें 2 फ्री रेडिकल बने। अब ये जो 2 फ्री रेडिकल है इनके बीच में जो है बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर साइक्लो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। साइक्लो एल्कीन तो नहीं कहेंगे, मतलब 4 कार्बन का एक रिंग बना जिसमें 2 कार्बन के बीच में एक जगह पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, अरे कितने भी हो भैया, बस 4 मिनिमम होने चाहिए, 5। तो यहाँ पर Br रेडिकल लगा है,
ये देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये टूटा, ये दोनों फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पे ये जो दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर हमारा एक 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन, अरे बेंजीन कह रहे हैं, साइक्लोहेप्टेन का फॉर्मेशन कर देंगे, साइक्लोहेप्टेन का फॉर्मेशन कर देंगे। इसको अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इस प्रकार से साइक्लोहेप्टेन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए मैंने वुड्स रिएक्शन में सब बता दिया, इवन नंबर ऑफ कार्बन बताया, हर एक चीज़ मैंने आपको समझा रखी है। यहाँ पर ब्रोमो, ये देखिए यहाँ पे BrNA निकाल दिया, Na देखिए यहाँ पे, ये अच्छा तरीका इसने बताया। यहाँ पे तो NaBr निकाले, 2 मोल ऑफ NaBr निकाला, और ये CH3 को डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ दिया। अब जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। पहला है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों से पढ़ते हैं। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण का प्रयोग करके हम समझेंगे। इसमें जो रिएजेंट या अभिकर्मक होता है वह सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट का मिक्सचर होता है, जिसमें 3:1 का अनुपात हो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल होगा, यानी 3:1 का अनुपात होता है। सोडा लाइम में NaOH होता है और CO होता है, ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म समझने के लिए सबसे पहले तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब है कि कार्बन का रिमूवल, यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम होगा। यानी जो हमें पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट दिया रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो CO2 ग्रुप है, ये CO2 ग्रुप है, इसका रिमूवल कर देंगे, क्योंकि नाम में ही रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन मेंशन कर दिया। तो देखिए RCOOH का जो रिएक्शन है NaOH और CO2 से हुआ, CaO से हुआ, तो यहाँ पे RCO- और Na+ बना। यहाँ पर पानी भी बना, पानी जो है वो H+ और OH- में टूट जाएगा। अब RCO- जो है Na+, ये जब टूटेगा तो RCO- देगा और Na+ देगा। ये RCOO- जो है, यहाँ पर हमको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि ये जो माइनस है, O पे माइनस है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन फिर से 5 ही होता है, तो ये 5 तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ से R ग्रुप जो है वह निकल जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस पे है। लोन सिंगल मतलब माइनस सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन आयन या कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो R- है ये इस H+ के साथ रिएक्शन करेगा, इस H+ के साथ रिएक्शन करके RH बना देगा। और यहाँ पे जो CO2- निकला है वो इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके CO2- Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैकेनिज़्म NCERT में नहीं मेंशन है, बट आपको अच्छे से समझ में आए इस वजह से बस मैंने मैकेनिज़्म समझा दिया है। मैकेनिज़्म में ये बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस रिएक्शन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, यानी इस रिएक्शन की जो RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, वो कार्बोनियन की यानी कार्बन आयन की फॉर्मेशन को कहा जाएगा। यहाँ पर जितने कार्बन अणु या कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं उससे एक कम ही एल्केन में जाता है। यानी अगर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, उससे हम क्या बना पाएंगे? CH4 यानी कि मीथेन बना पाएंगे, और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि CO3- यहाँ पे निकल रहा था CO3-, और ये जो CO2- है, भगवान CO2- है ना भाई, थोड़ा सा इधर उधर कभी कभार हो जाता है। CO2- जो है ये रिएक्शन कर लेगा Na2CO3 के साथ,
और Na2 मतलब ये जो Na प्लस के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 निकाल देगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये रिएक्शन दिखे, NaOH दिखे, CO दिखे, सीधे CO2 उड़ा दो। और इम्पॉर्टेंट क्या है, NaOH CO2 CO का जो रेशियो होता है 3:1 होता है, अनुपात 3:1 होता है। NCERT की 12वीं की कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टी में ये बात मेंशन की गई है। CO2 हम हर जगह से उड़ा देंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यानी कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि है। इसमें इवन नंबर ऑफ एल्केन यानी सम संख्यी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सम संख्यी एल्केन का फॉर्मेशन एक और जगह हमने देखा था, वो था वुर्ज रिएक्शन। यानी इसका जो आंसर होगा वह वुर्ज रिएक्शन के समान होगा, यानी इसमें भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो रिएजेंट होता है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी जलीय विलयन बनाते हैं, यानी उसको H2O में डिसॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस, जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको किसी भी रिएक्शन के नीचे दिखने को मिले तो समझ जाइए वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस यानी है कि इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करके वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, यानी रिएक्शन को करवाया जाता है। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके क्रियाविधि या मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो 2 मोल लेंगे भैया, वुर्ज रिएक्शन में भी 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल है, वुर्ज का भाई है ये। तो 2 मोल ऑफ RCO-K+ जो होगा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो 2 मोल ऑफ RCO- और 2 मोल ऑफ K+ बनेगा। ऐसे ही एक्वस सोल्यूशन में डालें हैं तो पानी भी तो टूटेगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो 2 मोल ऑफ OH- और 2 मोल ऑफ H+ टूटेगा। माइनस जो होता है वो एनायन कहते हैं, एनायन एनोड पे जाता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है। कैटायन जो होता है वो कैथोड पे जाता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज में होता है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब मैं आपसे एक यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर बन तो दोनों ही रहा है, RCO- और OH-। यहाँ पर बन रहा है K+ और H-। यहाँ पे RCO- बना, OH- बना, यहाँ पे K+ और H+। लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो एक ही, तो कौन सा जाएगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसी को डिसाइड करने के लिए एक प्रेफरेंशियल चार्ज डिस्चार्ज थ्योरी दी गई थी। ये दिया तो नहीं NCERT में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो लेकिन मैं यहाँ पे बताना इसीलिए ज़रूरी है, यहाँ पर बताना इसे ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि उसके बिना आपको दिमाग में ये बात आएगी कि OH- भी तो जाना चाहिए था ना नोड पे, लेकिन जा तो खाली RCO- दोनों ही निगेटिव है। यहाँ पर K+ जाना चाहिए था लेकिन जा H+ रहा है कैथोड पे। तो इसी का आंसर देने के लिए हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यानी अधिमान्य निर्वहन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ये सिद्धांत ये करता है कि अगर किसी भी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा आयन है तो इलेक्ट्रोड के तरफ वही आयन जाता है जिसको जाने में एनर्जी कम लगती है। तो इस केस में RCO- की एनर्जी कम है, इस केस में H+ की एनर्जी कम है। K+ को ले जाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, OH- को ले जाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जा रहा है और यहाँ पर H+ आयन जा रहा है। तो यही प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है, ये समझा रही है कि मतलब क्यों यहाँ पर RCO- जा रहा है, यहाँ पे क्यों H+ जा रहा है। अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का हटना। अब यहाँ पर हम अगर RCO- का स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देख सकते हैं कि RCO- में 3 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन पर माइनस है यहाँ पर 3 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से हटाए। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से हटा दिए तो हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को हटाते ही यहाँ पर 2 लोन पेयर बचे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर रिमूव हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर रिमूव हो गया। और देखिए अब यहाँ पर इस बॉन्ड का जो है वो होमोलिसिस हो जाएगा। ये वाला जो RC बॉन्ड है इसकी होमोलिसिस हुई, यहाँ पर कार्बन पर फ्री रेडिकल आया, यहाँ पे R ग्रुप, ये भी कार्बन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस पर फ्री रेडिकल आया। यहाँ से CO2 ग्रुप जो है वो हमारा निकल गया, CO2 ग्रुप यहाँ से निकल गया। यहाँ पर 2 R रेडिकल है, दोनों R रेडिकल मिलके R ग्रुप जुड़ गया, दोनों R रेडिकल ऐसे है। इस प्रकार से ये हो गया R और ये हो गया R, ये दोनों आपस में जुड़ के RR बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बन गया। तो एनोड पे हमको ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान देने की बस ये बात है कि एनोड पे एल्केन बना और एनोड पे ही CO2 निकला।
अब कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन की प्रक्रिया होती है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब ये जो H+ है, H+ जो यहाँ से आया था कैथोड पे, ये कैथोड पे जो हमारा H+ आया था, ये H+ जो है इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन H+ से जुड़ के H2 गैस रिलीज़ हो गया। यानी कैथोड पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगा। अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि भैया ये K+ और OH- का क्या होगा। तो ये जो K+ और OH- है, ये आपस में रिएक्शन करके QH बना लेंगे, जो कि एक क्षारीय यानी कि बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक मीडियम है। यानी पहले तो पानी था, तो बेसिक जो पानी एक्वस सोल्यूशन था उसकी जो pH है वो पहले 7 थी। 7 से जो pH है वह बढ़ के 7 से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षारीय यानी बेसिक सोल्यूशन KOH का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। भैया वुड्स का भाई है, मैं कितनी बार बताऊं, इसमें भी फ्री रेडिकल होगा, 2 मोल लेंगे तो वुड्स का भाई है। बस इसमें ध्यान क्या देने की ज़रूरत है कि CO2 यहाँ पर भी हटाएंगे, CO2 उसमें भी हटा रहे थे, उसमें का मतलब सोडा लाइन में भी CO2 यहाँ भी हटा रहे हैं। CO2 भैया तभी तो निकलेगा आपका एनोड पे, तो CO2 हटा देंगे। ये जो 2R है ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, यहाँ पर CO2 हटाए फ्री रेडिकल बनाए, जो 2R है इस तरह से जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी CO2 हटाए फ्री रेडिकल बनाए, जो दोनों R ग्रुप है ये इस तरह से जुड़ के फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन और किसकी बात करेंगे, आप बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। यहाँ पे NCERT में अगर हम देखें तो भैया सोडियम एसीटेट हमने देखा, ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये बना, ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया इन्होंने, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराया, देखिए एसीटेट फ्री रेडिकल बनाया, उससे मिथाइल फ्री रेडिकल बना, CO2 रिलीज़ हो गया। यहाँ पर देखिए जो 2 मोल ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल था यहाँ से ऐसे हुआ, H2O यहाँ पे टूटा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जुड़ा, और यहाँ पे आके जुड़ने के बाद से OH मतलब H2O OH- और H+ में रिलीज हुआ है। ये जो H+ है यहाँ पे H रेडिकल बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, H रेडिकल H2। अब मीथेन क्यों नहीं बनेगा भैया, वुड्स का भाई, अभी मैंने बताया वुड्स का जो भाई होगा तो उसमें ऑड नंबर बनता ही नहीं है, इवन नंबर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा एल्केन की जो प्रिपरेशन है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हुई। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं केमिस्ट्री आपकी पक्का स्ट्रॉन्ग करा दूँगा, गारंटी है मेरी।